हेलो फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड नाइन्थ में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में चैप्टर नंबर 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन। क्रांतिकारी शेखर जो एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा पात्र है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया था, लेकिन शायद उनकी क्रांतिकारी बातें हमें मालूम है, बचपन की बातें जो कुछ ऐसी है कि वो बचपन से कैसे थे उनके बारे में शायद नहीं पता है। लेकिन आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो शेखर के बचपन के बारे में लिखा है उनके द्वारा हम जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था और बचपन से बाल्यावस्था में वो किस प्रकार का बिहेवियर करते थे, यानी कि क्रांतिकारी विचार कैसे उनके जीवन में भरे थे, उनको कैसा देश के प्रति लगाव था। उससे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लें। उनका जन्म सन 1911 ईस्वी में और निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम देखा जाए तो अज्ञेय जी है और आधुनिक जो हिंदी काव्य धारा है उनमें कविता यानी कि पोएम जो लिखी है उनके प्रमुख कवि माने जाते हैं, तथा बहुचर्चित उपन्यासकार भी है, यानी कि उन्होंने उपन्यास की भी रचना की है। उनका नाम प्रदान उल्लेखनीय माना जाता है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कशिया यानी कुशीनगर में हुआ था। छोटा सा गांव है। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीए, एमएससी, एसएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, यानी कि पहली बार ही उन्होंने परीक्षा को पार कर लिया। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारावास में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है, यानी कि वो विद्रोह करने वाले थे। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद का नाम भी हिंदी साहित्य में सबसे ऊपर लिया जाता है। उन्होंने जो गोदान लिखा था उसमें इतना सारा ग्रामीण जीवन का निरूपण किया है कि आप अगर पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि वो जीवन खुद जिए हैं। उनके बाद शेखर एक जीवनी भी फेमस बना। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरे घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरे ओ करुणा, प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। आगे देखा जाए तो क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी का भाग 1 का अंश है, यानी कि अज्ञेय जी ने शेखर एक जीवनी जो उपन्यास लिखा है उसमें भाग 1 में से ये छोटा सा अंश क्रांतिकारी शेखर का बचपन है, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। यह उपन्यास 1940 ईस्वी में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, यानी कि उनका जो गोल था शेखर के जीवन का, जो सिर्फ स्वातंत्र्य की खोज था, क्योंकि उस समय तो अंग्रेज सरकार हमारे सामने थी, उनके सामने बहुत लड़त चल रही थी और हमारा देश शायद उनकी गुलामी में था। तो उस समय शेखर की सोच थोड़ी ऐसी थी कि मुझे स्वातंत्र्य जीवन की खोज, यानी उसका लक्ष्य, उसका गोल था। वह लील पर चलने वाला नहीं है, यानी कि लील माने कि जो पानी आने से ज़्यादा हो जाता है उस पर अगर चलते हैं तो फिसलते हैं, लेकिन
यहाँ उनका जीवन ऐसा नहीं है कि वो क्रांतिकारी बनने के बाद भी फिसल जाएंगे। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था, यानी कि संपूर्ण उनका जो विचार देखा जाए तो क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी एवं स्वदेशी चीज़ों का चाहक था, यानी कि ब्रिटिश सरकार से वो नफरत करने वाला था, जबरदस्त उसका विरोध करते थे और स्वदेशी जो चीज़ें थी उनकी वो चाह रखते थे, क्योंकि उस समय तो शायद परदेशी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत आई थी और लोगों को स्वदेशी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी और परदेशी चीज़ें खरीदने निकल पड़े थे और हमारा जो माल यहाँ बनता था स्वदेशी चीज़ों का वो पड़ा रहता था। लेकिन उनका मानना था कि स्वदेशी चीज़ों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजी की बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है, यानी कि वो अंग्रेजी का प्रभाव भी नहीं मानते थे, हिंदी ही उन्हें अच्छी लगती थी और उनके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में दिया गया है। आओ देखें हम शेखर एक जीवनी के अंदर और डिटेल में क्या बातें बताई है। असहयोग की एक लहर आई और उसमें देश बह गया। आप एसएस में पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार हमारा देश राजाओं के हाथ में था और धीरे धीरे जाकर अंग्रेज के हाथ में चला गया और हम गुलामी के नीचे आ गए, दब गए। असहयोग की एक लहर यानी कोई सपोर्ट नहीं मिला और उसमें हमारा देश बह गया। अगर हमें सपोर्ट मिलता, सहयोग मिलता तो शायद हमारा देश आज अन्य देशों के गिनती में माना जाता। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा, यानी कि उसे भी उसमें बहना था, चेष्टा यानी प्रयत्न करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेवकर अपने को बहाने लगा। खेवकर यानी कि नाविक जब नाव चलाता है और वो नाव को आगे बढ़ाता है, वैसे ही अपने हाथों से वो खेवता है और आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। क्योंकि तब तो वो बहुत छोटा था इसलिए शायद नाकाम रहा होगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा, क्योंकि उनके घर में पूरा माहौल अंग्रेजी था। लेकिन उसके पास जो देशी कपड़े थे वही वो पहनना चाहता था। मोटे मोटे जो कपड़े थे भले ही वो ढंग के नहीं थे, लेकिन फिर वो विदेशी कपड़े पसंद नहीं थे, सिर्फ स्वदेशी चीज़ें ही पसंद करता था। अपने देश की बाहर घूमने फिरने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। क्योंकि बाहर अगर ऐसे मोटे कपड़े वो पहन के जाता है तो लोग शायद उसकी हंसी उड़ाएंगे। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता था और बाहर देखा करता था। प्रायः यानी कि पुनः वो दोपहर में उसके घर के ऊपर एक खिड़की थी, उस विंडो के पास खड़ा रहता था और बाहर देखा करता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती थी, यानी कि दोपहर के अंदर शांत वातावरण होता है और बाहर से जो बहुत सी पुकार होती थी, बहुत से कंठों से, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसी एक साथ समवेत यानी एक साथ जो नारा लगाते थे, ऐसे ही कुछ पुकार उनके कानों में पड़ती थी। वो पुकार इस प्रकार की थी कि गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, यानी कि उसे अच्छा लगता था कि गांधी का बोलबाला, दुश्मन का हो मुंह काला, क्योंकि उस समय गांधी जी का इतना बोलबाला था और गांधी जी ही सबसे आगे चलकर हमारे देश के लिए लड़त करते थे। तो उस समय ये नारा पुकारते समय उसे अच्छा लगता था और तब उसका प्राण पुलकित यानी कि उसकी आत्मा बहुत खुश हो जाती थी और वो खिड़की से खड़ा खड़ा ही उनके साथ वो नारा, वो पुकार लगाता था कि गांधी का बोलबाला, दुश्मन का हो मुंह काला। दुश्मन मानी अंग्रेज, उनका मुंह काला हो जाए और गांधी जी का बोलबाला बढ़ जाए। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था, यानी कि अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं दी गई थी कि वो घर से बाहर निकले। अंकुश था, नियंत्रण था, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाता था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। यानी हमेशा अकेला बैठकर वो सोचता रहता था कि मैं कैसे बाहर निकलूं और उसके माइंड में ये मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित होता
करता था, क्योंकि एक नियम होता है कि कोई भी चीज़ बच्चे को अगर बोल दी जाए कि ये तुम्हें नहीं करनी है, वो ज़्यादा करेंगे। क्योंकि यहाँ शेखर का ही कुछ ऐसा है कि उसे अनुमति नहीं है कि घर के बाहर वो निकले, लेकिन फिर भी उनके माइंड में, उसके विचारों में यही था। वो मार्ग ढूंढता रहता था, प्रेरित होता रहता था कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूं। उन्होंने माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। जब एक दिन की बात है कि उनके घर में वो अकेले थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे, यानी कि इकट्ठे किए, और बटोरे ने के बाद नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया, यानी कि सब एक जगह पे उसने इकट्ठा कर लिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। यानी कि उस समय तो जलाने के लिए लैंप लगाया जाता था, वो भी मिट्टी के तेल से। मिट्टी यानी गुजराती में उसे केरोसिन बोलते हैं, जो ज़्यादा प्रज्वलित होता है और उससे आग लग जाती है। और उसमें उड़ेला यानी कि चारों तरफ लगा लिया। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। यानी कि लैंप के अंदर जितना भी मिट्टी का तेल था, उससे ही जो सारे कपड़े थे वो जलाने का प्रयत्न किया। तेल ज़्यादा चाहिए था, लेकिन जो ज़्यादा तेल का पीपा था वो नौकरों के पास था। अगर वो लेने जाते तो शायद वो पूछते कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं चली और जितना मिट्टी का तेल था उससे वो आग लगा दी। आग भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वो भी अंदर से बहुत खुश हो गया। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गाने लगा कि गला खोलकर गाने लगा, जोर जोर से गाने लगा कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, यानी कि चाटा मारा और लाल हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। यानी कि माँ के आते आते तो सारे कपड़े जल गए थे जो परदेशी थे, और उस जो ढेर रखा था उसकी राख हो गई, यानी कि सब कपड़े थे वो जलकर राख बन गए थे। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा थी। घृणा यानी नफरत थी। उन्हें विदेशी लोग अच्छे नहीं लगते थे, विदेशी कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि बचपन से ही उनका जो विचार माना जाए तो कैसा था, क्रांतिकारी था। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं है, यानी कि हमारे खून के अंदर, नस नस के अंदर विदेशी का प्रभुत्व नहीं है। इसीलिए तो शायद आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं, यानी कि विदेशी का प्रभुत्व नहीं है, किसका है, परदेशी का प्रभुत्व है, परदेश का है। और पिताजी भी यही चाहते थे कि उनके अन्य जो भाई थे वो अंग्रेजी में ही बात करें, क्योंकि अंग्रेजी ज़्यादा सीखनी थी। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है, क्योंकि बचपन से ही घर के वातावरण में उन्होंने अंग्रेजी बोलना तो सीख लिया, लेकिन हिंदी नहीं सीख पाए। और ज़्यादातर शेखर जी को हिंदी ही पसंद थी, जो अभी सीख रहे थे। उनकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। आया मीन्स कि उसकी संभाल रखने वाली औरत, जो ईसाई थी लेकिन वो अंग्रेजी में बात करती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ उसने दिन भर बिताया होता था, यानी कि वो जो पहले गुरु के पास रहते थे पूरे दिन तक, और एक अमेरिकन मिशनरी था। वो अमेरिकन था, वो भी शायद इंग्लिश ही बोलता था। जो पढ़ाता चाहे कुछ भी नहीं था, यानी कि वो पढ़ाता कुछ नहीं था, लेकिन अच्छी बातें इंग्लिश में करता था और इंग्लिश में बातें सिखाता था, यानी कि ज़्यादातर शेखर जी ने अंग्रेजी भाषा को सीख लिया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इतना ही देखेंगे, और शेखर का जो बचपन है, आगे की जो स्टोरी है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।